Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, इससे पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ बताया था और साथ साथ मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी एक्सप्लेन की थी क्या की थी? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, राइट गाइस? किसी को कोई परेशानी? अब वो मुझसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो पट्टा मुझसे ये कह रहा है, प्रूव दैट बाय द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रूव करना है। वो बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ प्रूव द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ऐसा ही कुछ है? ऐसा है या नहीं है? है ना? वैसे बाय द वे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या? The rate of cooling is directly proportional to the difference in average temperature of the body and the surrounding temperature. Is it so? Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है, पढ़े लिखे बच्चा जानता हूं, क्लियर? अच्छा, मैंने सुना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी अप्लाई होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो। टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आता है? अगर ये सारी कथाएं आपको क्लियर है तो फिर मैं आगे की बात पे आता हूं, हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? लुक एवरीवन, ये एक बॉडी है, देख पा रहे हैं आप लोग? ये एक बॉडी है, जाहिर सी बात है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी मैंने मान लिया इसको। इस बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, मैंने मान लिया इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T, ठीक है? अब ये बॉडी एनवायरमेंट में रखी हुई है, एनवायरमेंट का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, मैंने मान लिया T0। बोलो क्या? T0 किसका टेम्परेचर है? हाँ, ये मैंने परफेक्टली ब्लैक एटमॉस्फेयर मान लिया, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान ली, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर T0 है। अगर मैं चाहता हूं ये हीट रेडिएशन एमिट करे तो इसके लिए जरूरी क्या है? कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए? T मस्ट बी ग्रेटर देन T0, तभी तो हीट रेडिएशन निकलेगी। और ये बात हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर हो हीट रेडिएशन निकालती भी है और एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब भी करती है ना? तो यहाँ पर जो हीट लॉस होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो हीट लॉस यहाँ पर जो होता है H, जिसको आप हीट लॉस बोलते हो, हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। कहा गलत किया भाई मैंने? कुछ नहीं। ये बात आप लोग जानते हो? Yes, sir. ये कौन है? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। सही बोल रहा हूं? Yes, sir. अब बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ प्रूव द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो लॉ ऑफ कूलिंग को अगर मैं ध्यान से देखूं तो लॉ ऑफ कूलिंग है क्या? रेट ऑफ कूलिंग। Yes, sir. ये क्या है? माइंडेड हीट लॉस। जो हीट लॉस है वही तो कूलिंग है, बोलो? तो ये हीट लॉस कहीं ना कहीं क्या चीज हो गई? कूलिंग हो गई। तो ये कूलिंग हो गई। कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइट गाइस? अब यही डटा रहने दो इसे। ये मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? ये क्या लिखा था? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। यहाँ क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये क्या चीज आ चुकी है? नहीं, हीट लॉस तो है, कूलिंग आ गई। अब ये चीज मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करनी है? टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। गौर से देखिएगा, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और ये परफेक्टली ब्लैक एटमॉस्फेयर है जिसका टेम्परेचर T0 है। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकालूं तो क्या लिखूं इसे?
ऐसे लिखूं T माइनस T0, ये दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फेल हो जाएगा। यानी आपके हिसाब से स्मॉल टी की वैल्यू इस बहुत ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए। यस सर, जो बोला पल्ले पड़ा यस सर, है। व्हाट इज दिस स्मॉल टी? टेम्परेचर डिफरेंस। तो यही तो कही थी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। यानी अगर मैं यहां से कैसे भी करके अगर मैं ये ले आऊं तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रूव हो गया। बस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को लिखने का अंदाज बदल गया। यहां पर आप बोल रहे थे हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हीट लॉस ही तो था आपका। यस सर, तो जो हीट लॉस है वही तो कूलिंग है। यस सर, जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो हीट लॉस है वही कूलिंग हो गई। क्योंकि यहां पर आपने पर यूनिट टाइम बोला था तो रेट ऑफ कूलिंग हो गई। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मुझे मालूम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लोगों से ये कहता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यही तो पढ़ा था। तो टी टेम्परेचर डिफरेंस ही तो है। बोले भैया? यानी अगर मैं कैसे भी करके ये चीज ले आऊं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रूव हो जाएगा। तो मैं करूं दप्पा? यस सर, समझ गए कौन सा लॉ है ये? अब मेरा पर्पस है, मेरा टारगेट है इससे ये लाना। मैं लाऊं? मैं ला रहा। अच्छा एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना है। जाते हीट निकलेगी, यस सर, जो कौन है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हीट का दे रहा है, सही बोलना? हीट लॉस होता जा रहा है तो थोड़ी देर बाद एनवायरमेंट का टेम्परेचर बदल जाएगा। तुम हॉट बॉडी और रात में एनवायरमेंट कोल्ड बॉडी। ये तुम्हें एनवायरमेंट है वो, तो मैं बाहर ही छोड़ दूं, घर में घुसने ही नहीं दिया जाए। आप सिंपल पैंट शर्ट में हो, समझो मेरी बात को, तो आपकी बॉडी से हीट निकलेगी, आप एनवायरमेंट से हीट लोगे। एनवायरमेंट से ठंडी हीट ले रहे हो, गर्म हीट छोड़ रहे हो, तो थोड़ी देर बाद एनवायरमेंट भयंकर गर्म हो जाएगा। तो आपकी बॉडी से हीट निकली है ना, भयंकर गर्म हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा ना? सही बोल रहा हूँ? यस सर, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके कंपैरिजन में एनवायरमेंट तो अलग ही चीज हो गई ना। हमारी बॉडी से थोड़ी बहुत हीट निकल जाए, एनवायरमेंट हमें थोड़ी बहुत हीट दे दे, बातें एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इट मीन्स T0 इज द कांस्टेंट टर्म। यस सर, जो बोला समझ में आया? यस सर, बस तो फिर खेल खत्म। अब कहा देखा जाइए, समझ में आया तो गारंटी है। पुराने पाप जिन लोगों के क्लियर होंगे वो मेरी बात को समझ पाएंगे। कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होंगे, मैं बता चुका हूं। वैसे ग्रेविटेशन वगैरह में मैंने बताया था 1 + x की होल पावर n में अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी होती है तो हम इसे क्या लिखते थे? 1 + nx। याद है पावर का इससे मल्टीप्लाई हो जाता था, है ना? यहाँ पर बहुत कुछ यूज होगा, तो जब होगा तब बताएंगे। फिलहाल आगे देखते जाएं। और फिलहाल मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको क्लियर है। यस सर, चलन दो। अब मैं कछु कहूँ नहीं और तुम कछु कहियो मत। यहां से देखो मैंने समझ में ही नहीं आया ये क्या है वो। जा इस कैपिटल टी की जगह ये माइनस को T0 जालंग लांगो, प्लस को T0 + T। नहीं आई? आ गई, नहीं आई? आ गई। पक्का? यस सर, सबको क्लियर है? यस सर, चल थोड़ा जादू सा होगा, है डरप मत जाना। मैंने सुना है कॉमन लेना आपके बाएं हाथ का खेल है। यस सर, आपने अच्छे अच्छे कॉलम कॉमन ले लिए। देखो सारे टर्म वैसे की वैसे लिखे, ब्रैकेट वैसा की वैसा, होल पावर 4 वैसी की वैसी है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? अंदर क्या लिखना है मुझे? T0 + T। अगर मैं T0 + T में से T0 कॉमन ले लूं तो मुझे बता सकते हो क्या बचेगा? हाँ, मैंने कई बार आपको कॉमन लेना सिखाया है। यस सर, आज उसी का ये नतीजा सामने आया है। क्लियर?
समझ में आई बात यहां तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ब्रैकेट खोल दो। अरे चुप। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? कागुए को परेशानी नहीं हुए तो बताए, नाने तो फिर सुने। है? तो H इज इक्वल टू सिग्मा T0 की पावर 4 कॉमन आ गया हो? कहा बच गया हो? माइनस आप महान है। सीन क्लियर है? ठीक है भैया? बाय बाइनोमियल थ्योरम समझ गए? T अपॉन T0 की जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी 1 से, तो ऐसी सिचुएशन में 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 प्लस, क्लियर है? नहीं यही बात समझ में? चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं बाय बाइनोमियल थ्योरम। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम आपकी मैथमेटिक्स में तो पढ़ी होगी शायद आपने। हाँ ओके, खैर यहां तक बात समझ में आई? -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? H इज इक्वल टू सिग्मा T0 की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4T अपॉन T0। बोलो भैया। T0 से T0 की पावर 4 कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा? सिग्मा T0 का क्यूब इंटू 4 इंटू T। नहीं आई? सीन क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी? सिग्मा कौन? कांस्टेंट। 4 कौन? T0 कौन? T0 एनवायरमेंट का टेम्परेचर। समझ गए ना? कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। और ये बात मैंने सुनी है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हटाएंगे तो ये पूरा टर्म मैंने कांस्टेंट हटा दिया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? H प्रोपोर्शनल टू। नहीं है मेरे पास। सीन क्लियर है? कर पाएंगे हम लोग? देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है ड्राइव द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी मेथड। क्लियर? ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें डिराइव करना है लेबोरेटरी मेथड से। क्लियर? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हमको करना पड़ेगा। हम तैयार हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए? बोले भैया। चलो, इससे पहले कि मैं आपको इसको प्रूव कराऊं, हम सभी लोग ये जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है। हमने एक जमाना था तब ये पढ़ा था, द रेट ऑफ कूलिंग। कर रहा हूं मैं, समय लगता है। द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग टेम्परेचर को कौन से लेटर से डिनोट करोगे? थीटा। प्रूव का थीटा। यानी हमें कैसे भी करके ये प्रूव करना है। सही बोल रहा हूं? विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी मेथड। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको मेरी ये सारी कहानी समझ में आ रही है तो इससे पहले कि मैं इस डेरिवेशन को करना शुरू करूं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। वैसे ये चैप्टर अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, कोरोना की वजह से हट गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ भी चुके हैं। और वहां पर मैंने आपको बताया था जब भी कोई क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ए प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए और बी के बीच का जो ग्राफ होता है, कोई मुझे बता सकता है कैसा होता है? ऐसे ऐसे? अच्छा, मतलब अगर ए और बी के बीच ग्राफ ऐसा आ जाए तो इसका मतलब मैं ए प्रोपोर्शनल टू बी लिख सकता हूँ। तो काय अगर मान के चलो मैंने ग्राफ बनाओ काय के बीच में θ1 माइनस θ2 अपॉन T और θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ,
इनके बीच में ग्राफ बनाया तो ग्राफ मेरा ऐसा आया। अगर ग्राफ मेरा ऐसा आया तो जाको मतलब क्या भाव, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही तो मतलब हुआ। हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ? डायरेक्टली। अगर ऐसा हो जाए तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ। तो यही बात तो हमने ऑब्टेन की लेबोरेटरी में। ऐसा क्या कर दिया हमने लेबोरेटरी में, आइए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं लेबोरेटरी में। तैयार हैं? हाँ। अच्छा, समझदार के लिए इशारा काफी होगा, चूतियों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, रेडी एवरीवन? चलो, जहां में हद का चुनाने तो सा है, बस बड़ो ही बड़ो है क्वेश्चन, हद का चुनाने। लिसन एवरीवन, गौर से सुनिएगा सब लोग और ध्यान से ऑन द बोर्ड देखिएगा। आर यू रेडी? सबसे पहले मैंने यहां पर बनाया कंटेनर। कौन से नर? कंटेनर। ये डबल वॉल्ड वेसल है। सीन क्लियर है? ये मैंने एक बेस बना दिया है इंसुलेटिंग मटेरियल का। इसके ऊपर ये कैलोरी मीटर रखा हुआ है। कैलोरी मीटर से तो परिचित हो आप? कॉपर का होता है, बढ़िया स्मूथ सरफेस होता है, फर्स्ट क्लास। क्लियर? जा मैं जे कहा है तो मैं बताऊं, पढ़े लिखे बच्चा हो। स्टीयरर, इसका काम क्या होता है? पानी को घुमाना। क्यों घुमाती हो पानी को? हाँ, जिससे पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा रहे। ऐसा नहीं है ऊपर ही ऊपर तेज से रह जाए, नहीं है मेरी बात समझ। अब कैलोरी मीटर है तो पानी भर ही लेते हैं यहाँ में। हल्ले नहीं हल्ले हल्ले कोई है? ये थर्मामीटर है, ये स्टीयरर। थर्मामीटर का काम क्या है? टेम्परेचर। अजीब सा थर्मामीटर बनाओ करना। क्लियर है सीन? ये अपना थर्मामीटर हो गया। क्लियर? अच्छा सुनो, इस पे मैंने ये क्या लगा दिया? ढक्कन, लिड। लिड बोले तो ढक्कन। मुझे बता सकते हैं इस ढक्कन में कितने होल होंगे? 2, एक थर्मामीटर के लिए, एक स्टीयरर। राइट? ये डबल वॉल्ड वेसल है। ओ मर गया, ये गंदा सा लग रहा है। ये रुई नहीं है, पानी है एक्चुअली, है ना। यहां से वाटर इन और यहां से होता हुआ वाटर आउट। गेट आउट। क्लियर? वाटर इन वाटर आउट। ये बेस है, ये कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर के 2/3 हिस्से में हम लोग पानी भर देते हैं। कितना? 2/3। ऐसा कोई ठेका ना है 2/3 लेने पर, मतलब पानी वानी छलके नहीं इधर उधर, इस वजह से 2/3 हिस्से में पानी ले। 2/3 हिस्सा समझ गए? जैसे 3 लीटर को कंटेनर है तो 2 लीटर पानी ले लो। नहीं, यही बात समझ गए? 2/3 हिस्सा में मैंने पानी ले लो, ये थर्मामीटर ले लो, ये मैंने कहा ले लो स्टीयरर। बोलो स्टीयरर क्यों लोगे? समझ गए? जाते पानी घुमाते रहेंगे ताकि पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा रहे। इस बेस पे क्यों रखा है मैंने? डायरेक्ट इस पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट लॉस। ढक्कन मैंने क्यों लगा हुआ है? कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट लॉस ना हो। क्लियर? यहाँ पर जो हीट लॉस होना चाहिए वो केवल रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। नहीं है मेरी बात है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो हीट लॉस होना चाहिए वो केवल रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। भाषा समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही? आ रही? चलो अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। रेडी? घड़ी देखी कबू जिंदगी में? क्लियर? घड़ी जो है तो घड़ी में टाइम आप मेजर कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। और घड़ी में टाइम मैं बोलूं हर 1 मिनट बाद थर्मामीटर में। अच्छा ध्यान देना, यहां पर इसके अंदर मैं लिक्विड लूंगा, पानी लूंगा। पानी कैलोरीमीटर के अंदर ही भरा हुआ, तो पानी का टेम्परेचर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम होगा। मानते हो इस बात को? मैंने यहाँ पर जो लिक्विड लिया है, ये जो कैलोरीमीटर है, उसका जो टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ज्यादा नहीं लेना,
डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस का होगा। नहीं है मेरी बात समझ? यस सर। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर कंटेनर में जो लिक्विड लिया है, ये जो कंटेनर लिया है, तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए। सीन क्लियर है? तभी तो जो सिराग हो ठंडो हो। नहीं है मेरी बात समझ? अच्छा, क्या आप एनवायरमेंट का टेम्परेचर थर्मामीटर से रीड कर सकते हैं? ये एनवायरमेंट का टेम्परेचर मैंने मान लिया, तो ये नोन क्वांटिटी हुई या अननोन क्वांटिटी हुई? समझ गए? अच्छी बात। लाला, ये जो थर्मामीटर है वो इस कैलोरीमीटर का या इस पानी का टेम्परेचर बता सकता है? मैं बोलो यस और नो। बता सकता है। हर 1 मिनट बाद में टेम्परेचर देखना चाहूं तो बदलता जाएगा, क्योंकि कूलिंग होती जाएगी धीरे धीरे। सही बोल रहा? हर 1 मिनट के बाद मैं रीडिंग ले सकता हूं। यस सर। ये हर 1 मिनट के बाद ये जो मैं रीडिंग ले रहा हूं, तो यहाँ पर ये टाइम की जो वैल्यूज मुझे मिल रही हैं वो नोन वैल्यूज या अननोन? नो। और जो थीटा टेम्परेचर की वैल्यू मिल रही है वो हर 1 मिनट के बाद जब थर्मामीटर में टेम्परेचर पढ़ रहा हूं तो टाइम पता पड़ ही रहा है, टेम्परेचर पता पड़ रहा है। तो ये दोनों कैसी क्वांटिटी है? नॉन क्वांटिटी है नहीं है? हाँ, नॉन क्वांटिटी है। नहीं है मेरी बात समझ में? हाँ, गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। क्या बनाई है? टेबल बनाई है। ये टेबल मैंने बना दी, गौर से देखिएगा। इशारे में बातें करूंगा, लपक लेना। टेम्परेचर और टाइम। सीन क्लियर है? टेम्परेचर और टाइम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टेम्परेचर की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी है। मैंने मान लिया θ1। यस सर। θ1 मान लिया मैंने। क्या मान लिया? θ1। जाहिर सी बात है उस टाइम पे कुछ ना कुछ टाइम होगा। बोलो भैया। अच्छी बात है। उसके बाद थोड़ी देर बाद टेम्परेचर और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। है? घटेगा, क्योंकि कूलिंग हो रही है। थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर θ2 हो गया। नहीं है ये बात समझ में? यहाँ पर टाइम T1 था, यहाँ पर टाइम T2 हो गया। ऐसे ही आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? सीन क्लियर है? हैं? समझ गए? यस सर। ओके। थोड़ा सा मैं अगर नंबरों को ये वेरिएबल्स को न लेते हुए नंबर्स को लेके लिखता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। यू विल फील बेटर लेटर में। ठीक है? तो सपोज करिए मैंने θ1 की वैल्यू यहां पर मैंने रखी, सपोज करिए 60। कितनी रखी? 60। ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम है, तो स्टार्टिंग टाइम 0 ले लू। जहां से भी शुरू कर रहा हूं उस टाइम पे मैंने टेम्परेचर देखा 60 है। क्लियर? थोड़ी देर के लिए θ1 लिया। अब फिर मैंने 1 मिनट बाद देखा। क्लियर? कितने मिनट बाद देखा? 1 मिनट बाद देखा। तो टाइम यहाँ पर 1 मिनट लिख दूं, 0 के बाद 1 मिनट। 1 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो टेम्परेचर 50 मान लो, चलो 50 डिग्री सेल्सियस। ये θ2 हो गया। फिर अगले 1 मिनट बाद यानी 2 मिनट बाद देखूंगा। अगले 1 मिनट बाद टेम्परेचर नहीं, वो कोई जरूरी ना है 40 हुई, पर समझ रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। फिर अगले 1 मिनट बाद फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यूज आ गई और टाइम की वैल्यूज आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? ये ठीक उसी प्रकार है जैसे 10th में आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ वाले सवाल किए थे। एक टेबल बनाते थे एक्स और वाई के बीच में, फिर वो नंबर्स लिख के ग्राफ खींच देते थे। खींच देते नहीं? खींच देते थे, खींच देते थे। आइए यहां पर मैं शो कर रहा हूं टेम्परेचर और यहां पर मैं शो कर रहा हूं टाइम। क्लियर? ये आपका 0 हो गया। 1 2 3। अच्छा, ये नंबर्स तो मैं केवल आपको ग्राफ बेहतर समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अच्छा, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर जैसे मैंने यहां रख दिया अच्छा नहीं है मेरी बात सर? स्टार्टिंग में टाइम 0 था तो टेम्परेचर कितना था? 60। ये पॉइंट मिल गया मुझे ए, यहीं पे मिल गया, यहीं पे मान लो ए। ठीक है? समझ गए? उसके बाद अगला 50 हुआ, उस टाइम पे टाइम कितना हो गया? ए। बोलो भैया। तो ये मुझे यहाँ पर बी पॉइंट मिल गया। नहीं है बात समझ में? टेम्परेचर कम होता जा रहा है ऐसे गया तो, और टाइम बढ़ता जा रहा है। नहीं है बात समझ? तो ए बी ऐसे करके अगले पॉइंट बनाऊंगा तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट आप ऐसे रखते जाएंगे ना तो इस टाइप से आपको पॉइंट मिल जाएंगे कुछ। नहीं है मेरी बात समझ? और ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ? इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व, कूलिंग ही तो दिखा रहा है। 60 से 50 हो गया कितने सेकंड में? 0 से 1 मिनट में। नहीं है मेरी बात में?
टेम्परेचर और टाइम के बीच में अगर कोई कर्व ड्रॉ किया जाए तो ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं कूलिंग कर्व। कहानी समझ में आई? बोलो साहब मुझे ये बता सकते हो ये टेम्परेचर की रीडिंग तुम्हें मिल कहते रही जाते? शाबाश। अच्छा दूसरे टाइम की रीडिंग स्टॉप वॉच का आपने लेबोरेटरी वगैरह में देखा होगा, स्टॉप वॉच होती है, नहीं तो नॉर्मल वॉच ले लो, बात है। समझ गया ना मेरी बात को? बोलो करो। हाँ तो ये क्या बन गया हमारा कूलिंग कर्व। काहुए को परेशान कितनी बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद मालूम है ना कहा करो, मालूम है ना कहा करो, देखो मैंने कहा करो, मैं बताऊं समझदार के लिए सारा काफी होगा, चूतियों का अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, गौर से देखिएगा सब लोग, मैंने ये निकाला जैसे यहां पर आपने टेम्परेचर और टाइम के बीच में टेबल बनाई है, ऐसे ही मैंने यहां पर एक और टेबल बनाई है इसके और इसके बीच में। सीन क्लियर है? अब जिम खाते मिलेंगे तो देखो θ1 माइनस θ2 अपॉन टी, टाइम 0 से 1, तो 1 मिनट का समय हो गया था टी, तो बोलो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कुछ ना कुछ। बोलो भैया। अच्छा ये आ गई। अच्छा अब देखो गौर से θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, तो θ1 0 60, θ2 0 50, 60 प्लस 50 अपॉन 2 और माइनस एनवायरमेंट को टेम्परेचर जानते माइनस कर देंगे तो जो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। मेरी बात की समझ में है? अच्छा अब अभी ये θ1 ये θ2 माने थे तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अब मैं इसको θ1 इसको θ2 मान लूंगा तो ऐसे ही इसके लिए निकाल लूंगा तो यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी ऐसे ही कुछ ना कुछ। ऐसे ही फिर ये AB पॉइंट के लिए, ये BC पॉइंट AB के लिए ये कहानी आ गई, BC के लिए ये कहानी आ गई, CD के लिए ये कहानी, ऐसे ही आती जाएंगी। मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर ये बातें समझ में आ रही है उसके बाद भाई साहब मैंने मालूम है कहा करो, मालूम मैंने कहा करो, कचू नहीं कहा कर तो इसके और इसके बीच में मैंने ये पॉइंट रखना चालू किए। ओ भाई साहब जो मैंने पॉइंट वो चालू करे ना तो पॉइंट ऐसे आ रहे और ऐसे आ वो ग्राफ, और जैसे ही ग्राफ ऐसा आएगा तो जाते के बाद सिद्ध है गई कि जे और जे नहीं है बात। दिस इज द न्यूटन नहीं है? समझ गए? सोच लो, कर लियोगे? तो शांत मन से प्रभु का ध्यान करते हुए इसका चिंतन करें, मनन करें और प्रभु भक्ति में लीन हो जाए। प्रिकॉशंस पढ़ लिया आप लोगों ने? प्रिकॉशन समझ में आ रहे हैं आपको? उसने इसमें ये बोला है कि कैलोरी मीटर को डबल वॉल्ड वेसल में इस प्रकार रखना चाहिए कि ये डबल वॉल्ड वेसल को टच ना करे। तो ऐसा क्यों बोला है उसने? हाँ, क्योंकि अगर टच करेगा तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट लॉस हो जाएगा। दूसरा वाला प्रिकॉशन तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर कि वाटर को लगातार स्टीयर करते रहना चाहिए जिससे पूरे का टेम्परेचर। आगे बढ़ो। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है, क्लियर? सवाल 10 करोड़ का। करें शुरुआत। इसके बाद जो न्यूमेरिकल हमको दिया है उसमें कह रहा है ये एक रूम है, दिस इज अ रूम, राइट? इस रूम में एक बकेट रखी हुई है, ठीक है भैया? और उस बकेट में जो लिक्विड है ना, वाटर ही मान लो, वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, तो इसे θ1 नाम दे दूं, ठीक है? अब वो कह रहा है कि इसे 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में, माइंडेड ध्यान से सुनना, 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या दिए? कूलिंग। कूलिंग को कैसे डिनोट करो? θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 कूलिंग होती है ना? बिना समझ में ही नहीं आओ, नहीं आओ। तो कह रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में, इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ θ1 माइनस θ2। क्लियर है? अब θ1 जहां में 40 दे वो, तो गौर से देखो 40 ये रख दिया, 0.5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस θ2 उधर पहुंच जाएगा, तो θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेसन एवरीवन, लेसन लेसन लेसन, फिर से देखिए, गौर से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? इधर देखिए ध्यान से,
वो मुझसे ये कह रहा है कि एक रूम है, रूम का टेम्परेचर भी दे रहा है आपको 20 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर यानी सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। रूम में एक बकेट रखी है, उस बकेट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। अब वो कह रहा है इस पानी को 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होना है, तो कूलिंग दे रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस, यानी काय की वैल्यू दे रहा है θ1 माइनस θ2, है ना। तो कह रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 2 मिनट का समय लगता है। 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 2 मिनट का समय लगता है। अब वो कह रहा है अगर इसी रूम में, इसी बकेट में वाटर अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे होता तो इसे 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में फिर से कूलिंग दी है। क्लियर? तो 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? मैं और कह रहा है रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है एक रूम के अंदर एक बकेट में पानी भरा हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे 0.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 2 मिनट का समय लगता है। तो उसी रूम में 30 डिग्री सेल्सियस के पानी को 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा? रूम का टेम्परेचर आपको दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई कहानी? पहले देसी में बता, ये आपको कंफ्यूजिंग तो नहीं कर रहा है? थोड़ा सा समझ गए? तो धद्दो फिर का वैल्यू θ1 40 है, θ2 बराबर 0.5 को इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा, तो 40 माइनस 0.5 बराबर माइनस का θ2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 40 में से 0.5 जाएगा तो θ2 बराबर आपका हो गया 39.5 डिग्री सेल्सियस। मैंने समझ में नहीं आएगा का? ऐसे ही जाम है, θ1 डैश 30 है माइनस θ2 डैश बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। 1 इधर लाऊंगा, 30 माइनस 1 बराबर θ2 डैश, तो θ2 डैश बराबर कितना हो गया? 29 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? सबको कथा क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या है भैया? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। यही पे बोलो लोग मैंने तो चमका दे। अब कहा हो θ1 माइनस θ2 ठंडी रख दो 0.5 बोलो, या फिर θ1 की जगह 40 और θ2 की जगह 39.5। बात हुई जाएगी, क्या करूं? 0.5 बाटे बराबर के θ1 40 θ2 39.5 बटे 2 माइनस θ 20। सही जा रहा हूं ना मैं? बताते रहना प्लीज है। डेसिमल हटेगा, 0 बढ़ेगा, 5 1 5 5 4 से 20। 1/4 इज इक्वल टू के 40 प्लस 30 डायरेक्ट 79.5 लिख दो। चलो अब ले रहे हैं 40 प्लस 39.5, इसको इधर लाके माइनस डिवाइडेड बाय, स्टेप समझ में आ गया कि नहीं है? कि हवानी कर गई भैया की? समझ गए? कहीं लोग मूड हो जा रहे हैं। समझ में आया? एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया मैंने बस। बोलो भैया। 1/4 इज इक्वल टू के इंटू 39.5। 39.5 लग गया, यहाँ ले आओ नीचे। बोलो भैया। 39.5 सीन क्लियर है? 39.5 नीचे आ गए। अब बचा क्या है यहाँ पर? अपॉन 2। 2 से जो हुआ काट दो, 2 2 = 4। बोलो भैया, तो के बराबर कितना आ गया? के इज इक्वल टू 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 = 10, 0 1, 2 9 = 18 और 1 19, 19 का 9 7, 2 3 = 6, 6 और 7 है 13। एक मिनट
2 5 से 10 0 1 2 9 से 18 और 1 19 19 का 9 1 2 3 6 और 7 क्लियर। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, बढ़ा दूं तो के की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? अब दोबारा से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिर लगा रहा हूं। अब कौन से केस के लिए? इस केस के लिए। तो क्या लिखूंगा? थीटा 1 डैश माइनस थीटा 2 डैश अपॉन टी डैश बराबर के थीटा 1 डैश प्लस थीटा 2 डैश अपॉन 2 माइनस थीटा। सीन क्लियर है? थीटा 1 डैश माइनस थीटा 2 डैश बटे टी डैश बराबर के की वैल्यू पहले तान चुके हो 1/79। थीटा 1 डैश थीटा 2 डैश 29 अपॉन 2 माइनस थीटा 20। अब तो कर लोगे? अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा 8 मिनट। 8 मिनट आ रहा है? 8 मिनट। नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।